विद्यार्थियों, विगत कक्षा में हमने सिकता सेतु पाठ का अध्ययन किया था, जिसका तात्पर्य है मिट्टी का पुल। अब विद्यार्थियों, हम यहाँ पर देखते हैं कि जो पाठ का अध्ययन हमने किया था, उस पाठ के अध्ययन के आधार पर हम यहाँ पर प्रश्नोत्तर जो दिए गए हैं उन प्रश्नों को हल करेंगे, उनके बारे में हम समझेंगे। तो विद्यार्थियों, आज की कक्षा में हम प्रथमतः चतुर्थ प्रश्न पर्यंतम तक जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों को हल करेंगे, उनके बारे में जानेंगे और उनको याद करने का हम प्रयास करेंगे। विद्यार्थियों, यहाँ पर जो उत्तर दिया गया है वह उत्तर मात्र आपके अभ्यास पुस्तिका में लिखने के लिए नहीं है, इसे आप जानें, समझें और स्मरण करने का, याद करने का प्रयास करें। तो चलिए विद्यार्थियों, आज की कक्षा आरंभ करते हैं और सर्वप्रथम प्रथम प्रश्न की ओर हम अग्रसर होते हैं। देखिए हमारे पास में यहाँ पर प्रथम प्रश्न क्या लिखा हुआ है। प्रथम प्रश्न है विद्यार्थियों, एक पदेन उत्तरम लिखत, एक पद में उत्तर लिखो। इस प्रकार से हमारा प्रथम प्रश्न है। अब हम देखते हैं कि प्रथम प्रश्न के अंदर क्या दिया गया है, उस कै के अंदर क्या प्रश्न पूछा गया है, उस प्रश्न के आधार पर हम उत्तर देते हैं। देखिए प्रश्न पूछा गया है कि कह से तात्पर्य है कौन, बाल्यकाल में विद्याम न अधीतवान, विद्या को प्राप्त नहीं किया है। अर्थात तात्पर्य यह हुआ कि बाल्यकाल की अवस्था में किसने विद्या को प्राप्त नहीं किया है। अब हमने जो पाठ पढ़ा उस पाठ के आधार पर हमें पता है कि वहां पर जो तपोदत्त नाम का व्यक्ति था उसने बाल्यकाल के अंदर विद्या को प्राप्त नहीं किया था। अब हमें यहाँ पर उत्तर लिखना है विद्यार्थियों। तो उत्तर लिखने से पूर्व हम देखते हैं कि जो प्रश्न पूछा गया है वह प्रश्न किस लिंग का है, किस विभक्ति का है और किस वचन का है। देखिए सर्वप्रथम हम देखते हैं कि वहाँ पर लिंग क्या था, उसके बाद देखते हैं कि वहाँ पर विभक्ति कौन सी थी और उसके पश्चात हम देखते हैं कि वहाँ पर वचन कौन सा था। तीनों प्रश्नों के उत्तर मिलने के बाद हम जो प्रश्न पूछा गया है उसका उत्तर देते हैं। देखिए यहाँ पर लिंग है विद्यार्थियों पुल्लिंग का, उसके बाद में विभक्ति है विद्यार्थियों यहाँ पर प्रथमा, और उसके बाद में वचन कौन सा है विद्यार्थियों, यहाँ पर वचन है विद्यार्थियों एक वचन। अब हमें यह तीनों उत्तर मिलने के बाद में अब हम जो हमसे प्रश्न पूछा गया है और उसका उत्तर हमें ध्यान है तपोदत्त, तो उसके आधार पर ही हम तपोदत्त का लिंग, विभक्ति और वचन निर्धारण करते हुए उत्तर लिखते हैं और वहां पर हमारा उत्तर होता है विद्यार्थियों तपोदत्तः। इस प्रकार से हमें उत्तर देना है। अर्थात यहाँ पर प्रश्न में जो लिंग पूछा जाता है, जो विभक्ति पूछी जाती है, जो वचन पूछा जाता है, उसके आधार पर ही हमें यहाँ पर उत्तर देना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं विद्यार्थियों। ख में पूछा गया है तपोदत्तः कया विद्याम अवाप्तुम प्रवृत्तः अस्ति। तपोदत्त ने किससे या किस प्रकार से विद्याम अवाप्तुम, विद्या प्राप्त करने के लिए प्रवृत्तः अस्ति, प्रवृत्त है। अर्थात तपोदत्त किस प्रकार से विद्या प्राप्त करने के लिए प्रवृत्त है। अब तपोदत्त किस प्रकार से विद्या प्राप्त करना चाहता है, प्रश्न यहाँ से पूछा गया विद्यार्थियों कया, तो हम उत्तर भी इसी के आधार पे देंगे कि यहाँ पर कौन सी विभक्ति है, कौन सा लिंग है, कौन सा वचन है, उसके आधार पर हम उत्तर देते हैं विद्यार्थियों कि हमें उत्तर पता है कि हम जानते हैं कि जो तपोदत्त है वह तपोदत्त किस प्रकार से विद्या प्राप्त करना चाहता था, वह तपस्या से विद्या प्राप्त करना चाहता था। तो हमारा उत्तर क्या होगा विद्यार्थियों, तपश्चर्या। तो जो तपोदत्त है वह तपस्या से विद्या प्राप्त करना चाहता है। इस प्रकार से यहाँ पर उत्तर है। चलिए विद्यार्थियों आगे की ओर बढ़ते हैं। गया है हमारे पास में मकरालये कह शिलाभिः सेतुम बबंध। और यहाँ पर जो प्रश्न पूछा गया है वह इस प्रकार से है कि मकरालये कह, अर्थात समुद्र में कौन। मकरालय किसे कहा गया है हमारे पाठ में, समुद्र को। अर्थात जहां पर मकर का निवास है, मगरमच्छ का निवास है, उसे क्या कहते हैं, मकरालय। उसी प्रकार से शिलाभी, शिलाओं द्वारा, सेतु को बबंध, बांधा। अर्थात समुद्र में किसने शिलाओं से सेतु को, पुल को बांधा। तो अब हम जानते हैं कि वहां पर हमारा उत्तर है राम। लेकिन यहाँ पर कह जो पूछा गया है उसके आधार पर विद्यार्थियों यहाँ पर भी हमने देखा था जो लिंग, विभक्ति और वचन है वह पुल्लिंग, प्रथमा विभक्ति और एक वचन का है। तो हम यहाँ उत्तर भी देंगे पुल्लिंग, प्रथमा विभक्ति और एक वचन के अंदर, और हमारा उत्तर क्या होगा, रामः। ऐसा कौन था जिसने समुद्र के अंदर पुल को बांधा, वह था रामः। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं विद्यार्थियों। अगला प्रश्न हमारे पास क्या है, अगला है विद्यार्थियों हमारे पास में मार्ग भ्रांत है, मार्ग से भटका हुआ या मार्ग से भ्रमित। संध्याम, संध्या को कुत्र उपेति, कहाँ
आता है, अर्थात या किसके पास आता है। तो अब हम देखते हैं कि जो मार्ग से भटका हुआ व्यक्ति है संध्या को कहाँ आता है, घर आता है विद्यार्थियों। तो हमारा उत्तर होगा गृहम। कुत्र यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है, जो कुत्र है वह एक अव्यय है, उस अव्यय के आधार पर हमने उत्तर लिखा है गृहम। उसके बाद है विद्यार्थियों पुरुषः सिक्ताभि किम करोति, पुरुष ने मिट्टी से किम करोति क्या करता है, पुरुष मिट्टी से क्या करता है। अब हमें पाठ के आधार पर यह जानना है कि पुरुष मिट्टी से क्या कर रहा था, पुरुष मिट्टी से पुल का निर्माण कर रहा था। तो हमारा उत्तर क्या होगा विद्यार्थियों, सेतु निर्माणम। तो पुरुषः सिक्ताभि सेतु निर्माणम करोति, पुरुष मिट्टी से सेतु का निर्माण करता है या सेतु निर्माण पुल का निर्माण करता है। इस प्रकार से हमारा उत्तर होगा। चलिए आगे के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आगे हमारा जो प्रश्न है विद्यार्थियों वह क्या है, अधोलिखितानाम प्रश्नानाम उत्तराणि, अधोलिखित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषया लिखत, संस्कृत भाषा में लिखो। अब जो हमारा प्रश्न है वह प्रश्न कह रहा है कि जो उत्तर है वह संस्कृत भाषा के अंदर हमें लिखना है। अब यहाँ पर एक विशेष बात का ध्यान रखना विद्यार्थियों, यहाँ पर हमें जो उत्तर है वह पूर्ण वाक्य के अंदर लिखना है। अब पूर्ण वाक्य के अंदर हम उत्तर किस प्रकार से लिखेंगे, देखिए विद्यार्थियों, जहां से प्रश्न पूछा गया है वहां हमें उत्तर देना है और शेष बचे हुए वाक्य को यथास्थान स्थापित कर देना है। देखिए सर्वप्रथम प्रश्न को पढ़ते हैं। अनधीतः, अनधीत से तात्पर्य है बिना अध्ययन किया हुआ या बिना पढ़ा हुआ। तपोदत्तः, तपोदत्त कई किसके द्वारा, गर्हितो अभवत अपमानित हुआ, जो विद्या से हीन तपोदत्त था वह किसके द्वारा अपमानित हुआ। अब हमें पाठ के आधार पर इसका उत्तर देना है। तो विद्यार्थियों हमने पाठ में पढ़ा था कि वहाँ पर उसके परिवारजनों, उसके मित्रों और उसके पहचान वालों के द्वारा वह क्या होता है, अपमानित होता है। तो हमारा उत्तर क्या होगा विद्यार्थियों, सर्वप्रथम यहाँ से लेंगे अनधीतः तपोदत्तः, इस प्रकार से यहाँ पर ऐसे कैसे लिखेंगे, उसके बाद में कई के स्थान पे लिखेंगे सर्वै कुटुंबी भी, सभी परिवारजनों के द्वारा, मित्रई मित्रों के द्वारा, ज्ञाति जनेश्च ज्ञाति जनेह च और जान पहचान वालों के द्वारा, गर्हितो अभवत अपमानित हुआ। इस प्रकार से हमें उत्तर लिखना है कि कई के आधार पर हम यहाँ पर उत्तर देते हैं। और हम देखते हैं कि जो कई है वह तृतीया का बहुवचन है। तो उत्तर भी देखिए विद्यार्थियों, यहाँ पर सर्वै कुटुंबी भी और मित्रे, यह सब तृतीया के बहुवचन को लेकर उत्तर लिखा गया है। चलिए आगे के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं आगे क्या है। ख में है विद्यार्थियों, तपोदत्त है, तपोदत्त ने केन प्रकारेण किस प्रकार से विद्याम अवाप्तुम प्रवृत्तो अभवत, विद्या प्राप्त करने के लिए प्रवृत्त हुआ। अब यहाँ पर विद्यार्थी जो प्रश्न पूछा गया है वह पूछा गया है कि वह किस प्रकार से विद्या प्राप्त करने के लिए प्रवृत्त होता है। अब पिछला जो प्रश्न था उसमें भी हमने देखा था कि वह तपस्या के द्वारा विद्या को प्राप्त करना चाहता था। तो हमारा उत्तर हम यहाँ पर लिखेंगे केन प्रकारेण के स्थान पर। तो तपोदत्त है तपश्चर्यया विद्याम अवाप्तुम प्रवृत्तो अभवत, तपोदत्त तपस्या से विद्या प्राप्त करने के लिए प्रवृत्त हुआ। इस प्रकार से यह हमारा उत्तर लिखा जाएगा। चलिए आगे के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आगे हमारा प्रश्न है विद्यार्थियों, तपोदत्तः पुरुषस्य काम चेष्टाम दृष्ट्वा अहसत, तपोदत्त ने पुरुष की काम चेष्टाम किस चेष्टा को दृष्ट्वा देखकर अहसत हंसा, अर्थात जो तपोदत्त है वह पुरुष के द्वारा जो कार्य किया जा रहा था उस कार्य को देखकर हंसता है। तो यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है कि वह कार्य कौन सा था जिसको देखकर तपोदत्त हंसता है। तो पुरुष ऐसा कार्य क्या कर रहा था। तो विद्यार्थियों हमारा उत्तर होगा तपोदत्त है, यहाँ से ऐसा पुरुषस्य। अब काम के स्थान पर हम उत्तर लिखेंगे तो सिक्ता भी सेतु निर्माण चेष्टाम, सिक्ता भी मिट्टी से सेतु निर्माण चेष्टाम पुल बनाने की चेष्टा को, अर्थात जो मिट्टी थी उससे पुल बनाने की चेष्टा को दृष्टवा देखकर अहसत हंसा। अब जो तपोदत्त था वह पुरुष के द्वारा जो मिट्टी का पुल बनाया जा रहा था उसकी क्रिया को देखकर वह हंसता है। इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर है। देखिए आगे की ओर बढ़ते हैं विद्यार्थियों। आगे क्या है, तपो मात्रेण विद्याम प्राप्तुम, तपस्या मात्र से विद्या प्राप्ति के लिए
तस्य प्रयासः कीदृशः कथितः, उसके प्रयास को किस प्रकार से कहा गया है, यह हमारा प्रश्न है। देखिए क्या है, तपो मात्रेण, तपस्या के द्वारा विद्या प्राप्त करने के जो उसका प्रयास है, उस प्रयास को क्या कहा गया है, वह हमारा प्रश्न है। और उसका उत्तर क्या होगा, तपो मात्रेण विद्याम प्राप्तुम, यहां से इस तरह से यहां तक, उसके बाद में तस्य प्रयास है, और यहां तक हमने जो प्रश्न है उस प्रश्न में से यथास्थान उसको उतार लिया है। और यहां पर उसका तात्पर्य होगा कि तपस्या मात्र से विद्या प्राप्ति के लिए उसका प्रयास। अब कीदृश के स्थान पर हम लिखते हैं सिक्ताभिः सेतु निर्माण सदृश है, मिट्टी से सेतु निर्माण के समान कथित है, कहा गया है। अर्थात जो उसका प्रयास है वह प्रयास किस प्रकार से कहा गया है, जिस प्रकार से मिट्टी के पुल का निर्माण किया जा रहा है, उसी प्रकार से जो तपोदत्त है, उस तपोदत्त के तपस्या के द्वारा विद्या प्राप्ति के जो कार्य हैं, उस कार्य को इसके समान माना गया है। इस प्रकार से इसका उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं विद्यार्थियों। अगला प्रश्न हमारे पास में क्या है, अंते तपोदत्तः, अंत में तपोदत्त ने विद्या ग्रहणाय, विद्या को ग्रहण करने के लिए, विद्या प्राप्त करने के लिए कुत्र गतः, कहाँ गया। तो तपोदत्त विद्या प्राप्ति के लिए कहाँ गया था, हमने पाठ के आधार पर जाना था कि वह अंत में गुरुकुल में चला जाता है विद्या प्राप्ति के लिए। तो हमारा उत्तर होगा विद्यार्थियों, अंते तपोदत्तः विद्या ग्रहणाय, यहाँ तक अंते तपोदत्तः विद्या ग्रहणाय गुरुकुलम गतः, गुरुकुल गया, गुरुकुल को गया। इस प्रकार से हम उत्तर देते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं विद्यार्थियों। अब हमारा अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, भिन्न वर्गीय पदम चिनुत, जो पद दिए हुए हैं उन पदों में से जो भिन्न है उसे हमें चुनना है और यहाँ पर लिखना है। अब यहाँ पर विशेष बात यह ध्यान रखना है विद्यार्थियों, यहाँ पर हमारे सम्मुख 4 पद दिए हुए हैं, इन चारों पदों में से जो पद भिन्न है वह हमारा उत्तर होगा। लेकिन उस भिन्न पद को हमें चुनना है, तो चुनने के लिए हमें देखना होगा कि या तो उसके अंदर विभक्ति अलग होगी, या उसके अंदर प्रत्यय अलग होगा, या उसका अर्थ अलग होगा। इस प्रकार से हमें उसे अलग करना है और अलग करने के बाद में उत्तर हमें लिखना है। देखिए सर्वप्रथम यहाँ पर हमारे को एक उदाहरण दिया गया है और उदाहरण के आधार पर उन्होंने कहा कि जो बाकी के शेष प्रश्न हैं उन्हें आपको हल करना है। चलिए उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। सर्वप्रथम हमारे पास जो पहला पद है वह पहला पद क्या है, अधिरोढ़ुम, और उसके बाद में है गंतुम, फिर उसके बाद सेतुम, उसके बाद में है निर्मातुम। चलिए विद्यार्थियों सर्वप्रथम हम जो हमारा प्रश्न है उसको ठीक से पढ़ते हैं और फिर उसके बाद में उसे हल करने का प्रयास करते हैं। देखिए सर्वप्रथम हमारे पास में जो क है उसमें कौन कौन से पद है, निश्वश्य, चिंतय, विमृश्य, उपेत्य, और ख में है विश्वसिमि, पश्यामि, करिष्यामि, अभिलषामि, और ग में है तपोभि, दुर्बुद्धि, सिक्ताभि और कुटुंबी भी। इस प्रकार से जो प्रश्न दिए गए हैं या जो इस प्रकार में जो अलग है उसे हमें छांटना है। तो चलिए विद्यार्थियों हम उदाहरण से आरंभ करते हैं और जो अलग पद है, भिन्न पद है, उसे छांटते हैं और उत्तर के रूप में हम लिखते हैं। देखिए हमारे पास में जो सर्वप्रथम उदाहरण दिया गया है उसमें जो पद दिए हुए हैं वह हमारे सम्मुख है। सर्वप्रथम हम देखते हैं अधिरोढ़ुम, गंतुम, सेतुम, निर्मातुम। अब हम प्रथम त्रया इस दृष्टि से हम अगर इन्हें देखते हैं तो हम देखते हैं कि अंत में सबके म हलंत लगा हुआ है, अर्थात इससे हमें यह समझ में नहीं आ रहा है कि अलग कौन सा होगा। उसके अलावा भी देखते हैं कि ऊ की मात्रा सर्वप्रथम सबके लगी हुई है, म से जो पहले है उसके पहले ऊ की मात्रा लगी हुई है, अर्थात हम कह सकते हैं कि ढूम, तुम, तुम, तुम। इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये तो सभी हमें समान दिखाई दे रहे हैं। उसके अलावा विद्यार्थियों अब हम इसे अलग करने का प्रयास करते हैं, एक एक पद को लेते हैं, उसमें देखते हैं कि उसके अंदर क्या है और फिर उसके बाद में उसे अलग करते हैं। देखिए हमारे पास में पहला पद लिया है हमने अधिरोढ़ुम। अधिरोढ़ुम के अंदर अगर हम इसे पदच्छेद करते हैं तो विद्यार्थियों अधि उपसर्ग आता है, उसके बाद रूह धातु आती है और उसके अंदर तुमुन प्रत्यय आता है और तुमुन प्रत्यय के अंदर तुम शेष रहता है। इस कारण से यह पद क्या बनता है, अधिरोढ़ुम, यह हमने देखा। उसके पश्चात हम देखते हैं गंतुम। गंतुम के अंदर विद्यार्थियों गम धातु है और तुमुन प्रत्यय है, तुम शेष रहने के कारण हमारा पद बनता है गंतुम, यह हमने देखा। उसके बाद हम देखते हैं निर्मातुम। निर्मातुम के अंदर निर उपसर्ग है, मा धातु है और तुमुन प्रत्यय है। वही प्रक्रिया विद्यार्थियों, तुमुन में तुम शेष रहेगा और पद बनेगा निर्मातुम। अब हम देखते हैं जो सेतुम पद है उस सेतुम पद के अंदर सेतु शब्द है और सेतु शब्द के
आगे पुल्लिंग है, पुल्लिंग के बाद में विद्यार्थियों यहाँ पर हम देखते हैं कि विभक्ति है, द्वितीय विभक्ति, और वचन है एक वचन। इस प्रकार से हम देखते हैं विद्यार्थियों जो सेतुम पद है वह इनसे भिन्न है, इस कारण यह हमारा उत्तर होगा। तो अब हम यहाँ पर उत्तर क्या लिखेंगे विद्यार्थियों? हमारा उत्तर होगा सेतुम। यह तो विद्यार्थियों हमने उदाहरण देखा है। अब हम जो हमारे प्रश्न हैं उनकी ओर अग्रसर होते हैं और उन्हें समझने का प्रयास करते हैं। देखिए हमारे पास में क के अंदर 4 पद दिए हुए हैं, उन पदों को हम एक बार फिर से अध्ययन करते हैं और फिर आगे की ओर हमारे जो उत्तर की प्रक्रिया है उसको ले जाते हैं। देखिए निश्वस्य, चिंतय, विमृश्य और उपेत्य। अब साधारण तौर से पढ़ने पर हम इसको अलग नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन फिर भी एक बार देखिए विद्यार्थियों, यहाँ पर नी है और उसके बाद में यहाँ पर ची है, वी है और उप है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर विसर्ग है, विसर्ग के साथ में अगर इसको लें नी को तो बोलेंगे निश। इस प्रकार से हम देखते हैं कि कुछ पदों के आगे उपसर्ग लगे हुए हैं, लेकिन हम देखते हैं कि ची कोई उपसर्ग नहीं होता है। इस प्रकार से अगर हम सीधा सीधा देखें तो क्या हम इसे अलग कर पाते हैं? तो हाँ विद्यार्थियों, हम देखते हैं कि यहाँ पर उपसर्ग लगा हुआ है, यहाँ पर भी उपसर्ग है, यहाँ पर भी उपसर्ग है, लेकिन यहाँ पर उपसर्ग नहीं है। चलिए एक एक पद को लेते हैं, उसको विच्छेद करते हैं और फिर उसके बाद देखते हैं कि क्या वास्तव में जो प्रक्रिया हम अपना रहे हैं वह सही है अथवा नहीं है। निस्वस्य हम लेते हैं। अब विद्यार्थियों यहाँ पर जो निर है वह उपसर्ग है और श्वश है और फिर उसके बाद में क्या है विद्यार्थियों, उसके अंदर ल्यप प्रत्यय है। अब विद्यार्थियों हम देखते हैं कि यहाँ पर ल्यप प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। अब हमें जो पाठ के दौरान पिछले पाठों में हमने पढ़ा था कि ल्यप प्रत्यय का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, जहाँ पर उपसर्ग उपस्थित होता है वहाँ पर ल्यप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। अगला पद लेते हैं विद्यार्थियों, यहाँ पर है चिंतय। यहाँ पर चिंत धातु है और यह लोट लकार का है जो कि आज्ञार्थक के अंदर प्रयुक्त किया जाता है, आज्ञार्थक के अंदर उसका प्रयोग किया जाता है। उसके मध्यम पुरुष एक वचन का यह रूप है चिंतय। अगला पद है विमृश्य। यहाँ पर वि उपसर्ग है, मृष है और उसके बाद में ल्यप प्रत्यय है। उसी प्रकार से विद्यार्थियों उपेत्य, उपेत्य के अंदर उप उपसर्ग है और इण धातु है, उसके बाद में ल्यप प्रत्यय है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर ल्यप प्रत्यय, यहाँ पर ल्यप प्रत्यय, यहाँ पर ल्यप प्रत्यय और यहाँ पर क्या है विद्यार्थियों, यह शब्द रूप है। इस कारण शब्द रूप नहीं है विद्यार्थियों, यह क्या है, धातु रूप है। अब धातु रूप होने के कारण यह इससे भिन्न है, इस कारण हमारा उत्तर क्या होगा विद्यार्थियों, चिंतय। हमने यहाँ पर लिख दिया है। अब विद्यार्थियों इतनी प्रक्रिया के बाद में हम इसको अलग कर पा रहे हैं। यदि अगर आप इसे ध्यान से नहीं देखेंगे तो आप नहीं समझ पाएंगे कि किस प्रकार से उस पद को हम अलग कर सकते हैं, क्योंकि साधारण से दिखने में यह सभी एक समान दिखाई देते हैं, उन्हें हम देखकर अलग नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमें उसकी प्रक्रिया को समझना ही होगा और उसे जानना होगा कि किस प्रकार से पद को हम अलग कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि किस प्रकार से चिंतय को हमने अलग किया। चिंत धातु है, लोट लकार का है, मध्यम पुरुष है और एक वचन है, इस कारण से यह अलग हुआ और बाकी सभी ल्यप प्रत्यांत होने के कारण समान रूप से हमारे सम्मुख थे और जो अलग था उसको हमने उत्तर के रूप में यहाँ पर लिख दिया है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं आगे कौन कौन से पद हैं विद्यार्थियों। विश्वसिमि, पश्यामि, करिष्यामि और अभिलषामि। यहाँ पर जो 4 पद दिए हुए हैं विद्यार्थियों, हम देखते हैं कि यहाँ पर भी मी है, 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 तो हम इसको अलग नहीं कर सकते। लेकिन अब हम देखते हैं कि यहाँ पर श लिखा हुआ है, अर्थात श। अब हम देखते हैं कि ये जो प्रक्रिया है यह प्रक्रिया दृढ़ लकार के अंदर प्रयुक्त की जाती है, लेकिन साधारण तौर पे समझ के हम उत्तर के पास में या उसके निकट नहीं पहुंच सकते, हमें उसे पदच्छेद करना ही होगा और उसके बाद में हम उत्तर की ओर अग्रसर होंगे। देखिए विश्वसिमि, विश्वसिमि विद्यार्थियों वि उपसर्ग है, श्वस धातु है और यह लट लकार उत्तम पुरुष और एक वचन का रूप है। उसी प्रकार से पश्यामि, पश्यामि में विद्यार्थियों दृश्य धातु है, लट लकार उत्तम पुरुष और एक वचन का यह रूप है। करिष्यामि, करिष्यामि के अंदर विद्यार्थियों क्री धातु है और लिट लकार है, उत्तम पुरुष और एक वचन का यह रूप है।
अभिलषामि, अभिलषामि के अंदर अभि उपसर्ग है, लस धातु है और लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का यह रूप है। तो हम यहाँ देखते हैं विद्यार्थियों, यहाँ पर लट है, यहाँ पर लट है, यहाँ पर लट है, अर्थात ये सब किसके अंतर्गत है? लट लकार के अंतर्गत। लेकिन जो करिष्यामि है वह है विद्यार्थियों लिट लकार के अंतर्गत। तो हम देखते हैं लट वर्तमान के अर्थ में प्रयुक्त होता है और जो लिट है वह भविष्य के अर्थ में प्रयुक्त होता है। तो हमारा उत्तर क्या होगा विद्यार्थियों? करिष्यामि, क्योंकि यहाँ पर एक अलग लकार का प्रयोग किया गया है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं आगे हमारे पास में क्या पद हैं विद्यार्थी। यहाँ पर है तपोभी, दुर्बुद्धि, सिक्ताभी और कुटुंबी भी। अब हम सीधे सीधे तौर पे देखते हैं तो यहाँ पर सभी के अंत में भी है, लेकिन दुर्बुद्धि के अंदर यह भी नहीं है। तो हम साधारण तौर पर इसे अलग कर सकते हैं, लेकिन वास्तव में हमारा उत्तर सही है अथवा गलत है उसकी हम जांच कर लेते हैं और पदों को अलग अलग करके देखते हैं। सर्वप्रथम हमारे पास में पद है तपोभी। तपोभी के अंदर हम देखते हैं विद्यार्थियों तपस शब्द है और उस तपस शब्द के नपुंसक लिंग तृतीय विभक्ति और बहुवचन के अंदर क्या बनता है विद्यार्थियों? तपोभी। उसी प्रकार से दुर्बुद्धि, दुर्बुद्धि के अंदर दुर्बुद्धि खुद शब्द है और स्त्रीलिंग का है और उसके प्रथम विभक्ति एक वचन में क्या बनता है? दुर्बुद्धि। सिक्ताभी, सिक्ता शब्द है, स्त्रीलिंग का है और तृतीय विभक्ति और बहुवचन का रूप होने के कारण हमारे पास में रूप बनता है सिक्ताभी। उसी प्रकार से कुटुंबी भी, कुटुंबिन शब्द है, उसके पुल्लिंग और तृतीय विभक्ति बहुवचन में रूप बनता है कुटुंबी भी। अब हम देखते हैं विद्यार्थियों यहाँ पर सभी जगह तृतीय विभक्ति बहुवचन, तृतीय विभक्ति बहुवचन, तृतीय विभक्ति बहुवचन, लेकिन यहाँ पर प्रथम विभक्ति और एक वचन है। इस कारण हमारा उत्तर क्या होगा विद्यार्थियों? दुर्बुद्धि हमारा उत्तर होगा। हमने देखा कि सभी प्रश्नों को हमने पदच्छेद करके ही उसके उत्तर को निकाला है, जबकि साधारण तौर पर हम अगर उसे अलग करना चाहें तो अलग कई प्रक्रियाओं में हम कर भी सकते हैं, लेकिन क्या हमारा वह उत्तर सही होगा अथवा नहीं होगा वह हमें जांच करने के लिए उसका पदच्छेद करके हम उसे देख सकते हैं। चलिए विद्यार्थियों आगे के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं आगे हमारे पास में प्रश्न क्या है। विद्यार्थियों हमारे पास में जो चतुर्थ प्रश्न है वह पूछ रहा है कि रेखांकितानि सर्वनाम पदानि कस्मै प्रयुक्तानि। जो रेखांकित पद हैं वह क्या है? सर्वनाम पद है। वह सर्वनाम पद किसके लिए प्रयुक्त हुए हैं वह हमें यहाँ पर लिखना है। यह पूछ रहा है जो प्रश्न वह है कि सर्वनाम पद किसके लिए प्रयुक्त हुए हैं? कस्मै प्रयुक्तानि। तो अब विद्यार्थियों जो प्रश्न पूछा गया है वह किस में पूछा गया है? चतुर्थी विभक्ति के अंदर। तो हमारा जो उत्तर होगा वह भी होगा चतुर्थी विभक्ति के अंदर ही। चलिए देखते हैं क्या वाक्य है और किस प्रकार से पूछा गया है। अलम अलम तव श्रमेण, पर्याप्त है तुम्हारा परिश्रम। तव जो पूछा गया है वह पूछा गया है कि यह किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। अब विद्यार्थियों यदि अगर हम पाठ पढ़ते हैं तब हमें यह ज्ञात होता है कि तव वहाँ पर किसके लिए कहा गया है। उसी प्रकार से हमारा अगला वाक्य है न अहम सोपान मार्गेर अर्हट्टम अधिरोढ़ुम विश्वसिमि। मैं सोपान मार्ग के द्वारा अर्थात सीढ़ी के द्वारा अर्हट पर जो चोटी है उसके ऊपर अधिरोढ़ुम विश्वसिमि चढ़ने में विश्वास नहीं करता हूँ, यहाँ पर यह कहा गया है। अब विद्यार्थियों ये जो वाक्य है यह वाक्य हमारी पाठ्य पुस्तक के अंदर नहीं है। हमारी पाठ्य पुस्तक के अंदर इस प्रकार से लिखा गया है न अहम सोपान सहायतया, नहीं मैं सोपान की सहायता से अधिरोढ़ुम विश्वसिमि चढ़ने में विश्वास करता हूँ। मैं सीढ़ी की सहायता से चढ़ने में विश्वास नहीं करता हूँ। चिंतितम भवता नवा, क्या आपने इसके ऊपर विचार किया है? उसी तरह से गुरु गृहम गत्वेव, गुरु के घर जाकर ही विद्याभ्यासो मया करणीय है, मेरे द्वारा विद्याभ्यास करना चाहिए। भवद भी उन्मिलितम में नयन युगलम, आपके द्वारा जो मेरे नयनों के युगल हैं वह खोल दिए गए हैं, अर्थात आपने मेरी आंखें खोल दी है। अब यहाँ पर हम देखते हैं विद्यार्थियों तव है, यहाँ पर भी अहम अहम, उसके बाद भवता और मया और में, यह सब सर्वनाम के पद हैं और किसके लिए प्रयुक्त हुए हैं यह हमें उत्तर देना है। अब हम उत्तर की ओर अग्रसर होते हैं और इसके उत्तर को जानते हैं। देखिए विद्यार्थियों यहाँ पर क्या था? तव अलम अलम तव श्रमेण, यह किसके लिए प्रयुक्त होता है? यह होता है विद्यार्थियों पुरुषाय, पुरुष के लिए। हमारा उत्तर क्या होगा विद्यार्थियों? यहाँ पर पुरुषाय। पर्याप्त है तुम्हारा परिश्रम, यह किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? यहाँ पर तव हुआ है पुरुषाय के लिए। अब यहाँ पर विद्यार्थियों अहम है तो अहम के स्थान पर भी आएगा पुरुषाय।
न अहम सोपान मार्गे अर्हटम अधिरोढ़ुम विश्वसिमि। और उसी प्रकार से हमारी पाठ्य पुस्तक में प्रयुक्त जो वाक्य है वह क्या है, न अहम सोपान सहायतया अधिरोढ़ुम विश्वसिमि। नहीं मैं सोपान सहायतया सीढ़ी की सहायता से अधिरोढ़ुम चढ़ने में विश्वसिमि विश्वास करता हूँ। तो यहाँ पर जो अहम है वह किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, पुरुष के लिए। पुरुषाय चिंतितम भवता नवा, क्या आपने इसके ऊपर विचार किया है। तो यहाँ पर जो भवता है वह भी किसके लिए है विद्यार्थियों, पुरुषाय। उसी प्रकार से गुरु गृहम गत्वेव विद्याभ्यासो मया करणीय है, गुरु के घर जाकर ही विद्याभ्यास मेरे द्वारा करना चाहिए। यहाँ पर मया आया है विद्यार्थियों तपोदत्त के लिए, तो हमारा उत्तर होगा तपोदत्ताय। भवद भी उन्मिलितम में नयन युगलम, आपके द्वारा मेरे नयन युगल खोल दिए गए हैं, मेरे नयन युगलों को आपने खोल दिया है। तो मैं के स्थान पर आएगा विद्यार्थियों, जो मैं सर्वनाम है वह किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, तपोदत्त के लिए। और हमारा उत्तर होगा तपोदत्ताय। इस प्रकार से जो हमारा चतुर्थ प्रश्न है उस प्रश्न के उत्तर हमने किए हैं। अब विद्यार्थियों आगे की ओर बढ़ते हैं। जो आगे का चतुर्थ प्रश्न का द्वितीय भाग है उसकी ओर हम बढ़ते हैं। उसमें देखते हैं कि वहाँ पर किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं और उनको हम हल करते हैं। देखिए आगे क्या प्रश्न है विद्यार्थियों, अधोलिखितानि कथनानि कह कम प्रति कथयति। अधोलिखित कथन अर्थात नीचे कुछ कथन दिए गए हैं, वह कथन कह किसने कम किसको कहा है, कह कम प्रति कथयति। अब कह अर्थात यहाँ पर हमें प्रथमा विभक्ति के अंदर उत्तर देना है, और जो कम है वहाँ पर द्वितीय विभक्ति है तो वहाँ पर हमें उत्तर द्वितीय विभक्ति के अंदर देना है। देखिए कौन सा कथन किसके प्रति कहा गया है उसको देखते हैं और उत्तर देते हैं। हा विधे हा विधाता किमिदं मया कृतम, मेरे द्वारा यह क्या कर दिया गया है। अब यहाँ पर हम देखते हैं विद्यार्थियों, कह अर्थात किसने, कम किसको कहा है, इस प्रकार से हमें यहाँ पर उत्तर देना है। चलिए हम इनके जो प्रश्न है उनका अध्ययन करते हैं और फिर उत्तर की ओर बढ़ते हैं। भो महाशय, अरे महाशय, किमिदं विधीयताम, तुम यह क्या कर रहे हो या तुम्हारे द्वारा यह क्या किया जा रहा है। भो तपस्विन, अरे तपस्वी, कथम माम उपृणत्सि, यह जो वाक्य है विद्यार्थियों यह भी हमारी पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत नहीं है। हमारी पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत दिया गया है कथम माम अवरोधम करोसि। आप यहाँ पर भो तपस्विन, अरे तपस्वी, कथम माम उपृणत्सि, उसी प्रकार से कथम माम अवरोधम करोसि, किस प्रकार से आप मेरा अवरोध कर रहे हैं या मुझे रोक रहे हैं। सिक्ता जल प्रवाहे स्थास्यन्ति किम, सिक्ता अर्थात मिट्टी जल के प्रवाह में रुकेगी क्या, इस प्रकार से यह जो कथन है वह कहा गया है। न अहम जाने को अस्ति भवान, मैं नहीं जानता हूं कि आप कौन हैं। चलिए विद्यार्थियों जो प्रश्न हैं उनको हमने समझा, उनके अर्थ को समझा, अब हम इसको हल करते हैं। देखिए सर्वप्रथम हमारे पास में क्या है विद्यार्थियों, हा विधे, हे विधाता, किमिदं मया कृतम, मेरे द्वारा यह क्या किया गया है। अब विद्यार्थियों यह कथन किसने किसको कहा है। अब हम सामान्य तौर पे देखते हैं तो यह कथन किसके द्वारा कहा गया है, तपोदत्त के द्वारा। अब वहाँ पर जो कहा गया है वहाँ पर या तो उसने स्वयं के लिए कहा है तो हमारा उत्तर होगा स्वयमेव, या फिर उसने किसको कहा है, विधाता को, तो हमारा उत्तर होगा फिर उसके बाद में। अगला है विद्यार्थियों, भो महाशय, अरे महाशय, किमिदं विधीयताम, तुम यह क्या कर रहे हो या तुम्हारे द्वारा यह क्या किया जा रहा है। तो यहाँ पर विद्यार्थियों तपोदत्त है, तपोदत्त ने किसको कहा, पुरुषम, पुरुष को, तो हमारा उत्तर होगा तपोदत्त है, और कम के स्थान पर हम लिखेंगे पुरुषम। उसी प्रकार से विद्यार्थियों भो तपस्विन, अरे तपस्वी, कथम माम उपृणत्सि, किस प्रकार से आप मुझे रोकते हो या आप मुझे क्यों रोक रहे हो। उसी प्रकार से जो हमारी पाठ्यपुस्तक का वाक्य है वह क्या है, कथम माम अवरोधम करोसि, आप मेरा अवरोध क्यों कर रहे हो या आप मुझे क्यों रोक रहे हो। उसी प्रकार से भो तपस्विन कथम माम अवरोधम करोसि, यह वाक्य विद्यार्थियों पुरुष ने किसको कहा था, तपोदत्तम को कहा था। अगला, सिक्तः जल प्रवाहे स्थास्यन्ति किम, जो मिट्टी है वह जल के प्रवाह के अंदर रुकेगी क्या, इस प्रकार से जो वाक्य है यह
तपोदत्त ने पुरुष को कहा था, तो हमारा उत्तर होगा तपोदत्तः पुरुषम। अगला है ना अहम। ना अहम से क्या तात्पर्य? न अहम जाने को अस्ति, कह अस्ति भवान, मैं नहीं जानता हूं कि आप कौन है। यह किसने किसको कहा था? यह विद्यार्थियों तपोदत्त ने पुरुषम को कहा था। इस प्रकार से जो हमारा प्रश्न है वह हल होता है। अब विद्यार्थियों हमारे पास में जो शेष प्रश्न है उन शेष प्रश्नों को हम अगले वीडियो के अंदर हल करेंगे। तो विद्यार्थियों हम शेष प्रश्नों के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।